हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जेडब्ल्यू मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट एग्जाम चालू है। इसी क्रम में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। पेपर है शिफ्ट 2 का 21 जनवरी। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए भैया, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का कि when 8.74 gram MnO2 is treated with HCl, then what will be the weight of Cl2 obtained? Okay. Now, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी होगी MnO2 प्लस HCl के बीच में कि प्रोडक्ट बनता क्या है। तो MnO2 प्लस HCl से सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 गैस प्लस बनेगा H2O। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर आ जाएगा आपका 4HCl और ये आ जाएगा आपका 2H2O। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री है 1:4:1 Cl2 1 एंड H2O 2। क्वेश्चन में मैंगनीज ऑक्साइड के बारे में उसका वेट दे रखा है और क्लोरीन का वेट पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, MnO2 के मोल पहले निकाल लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला होता है भैया वेट बाय मोलर मास। वेट MnO2 का 8.74, मोलर मास ऑफ MnO2 इज 87.4, सो इट इज योर 0.1 मोल ऑफ MnO2। अब Cl2 का वेट पूछा है तो एक काम करें कि MnO2 से सबसे पहले हम Cl2 के मोल निकाल लें। तो आप स्टोइकियोमेट्री ध्यान से देखें तो MnO2 का 1 मोल तो Cl2 का भी 1 मोल, यानी इसके जितने मोल होंगे MnO2 के उतने ही मोल किसके मिलने वाले हैं, Cl2 के। MnO2 के 5 मोल होंगे तो Cl2 के भी कितने मोल मिलने वाले, 5 मोल। MnO2 के 10 मोल होंगे तो Cl2 के भी कितने मोल मिलने वाले, 10 मोल। अब MnO2 के मोल कितने निकाले, 0.1, तो सामने Cl2 के भी मोल कितने मिलने वाले हैं, 0.1। यानी मोल ऑफ Cl2 विल बी योर 0.1 मोल, 0.1 मोल। पर क्वेश्चन में वेट पूछा हुआ है, मोल इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास, सो वेट इक्वल्स टू मोल इनटू मोलर मास। मोल इज 0.1 एंड मोलर मास ऑफ Cl2 is your 35.5 into 2, so that is your 71. It will give you 7.1 gram of Cl2। तो मोल कंसेप्ट का बड़ा इजी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, 7.1 ग्राम, है ना। सो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CH बॉन्ड की मीथेन में। क्वेश्चन में CH4 का फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखने आनी चाहिए कि मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे लिखा जाएगा। तो भैया जिसका फॉर्मेशन करना है ना उसका 1 मोल आप प्रोडक्ट साइड में लिख दीजिए, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट आप यहां पर लिख दीजिए। तो कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखें तो जो आपका प्रोडक्ट साइड होना चाहिए वो ओनली 1 मोल होना चाहिए, यानी मीथेन के सिर्फ 1 मोल ही यहां पर लिखने हैं। तो यहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस इस तरफ करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में, है ना। तो अगर बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2H2 आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कार्बन सॉलिड सीधा ही बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ में। सॉलिड है तो सबसे पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कार्बन सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग इनटू कार्बन गैस। एज वेल एज जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को तोड़ना होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन एटम हमें मिलेगा, तभी जाकर तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अगर इसके बॉन्ड को तोड़ें तो 4 हाइड्रोजन एटम्स यहां पर मिलेंगे, क्योंकि 2 मोल H2 है। अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, यानी सब्लिमेशन।
तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मींस एंडोथर्मिक मींस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच प्लस में होगा। और सब्लिमेशन एंथैल्पी देखो क्वेश्चन में दे रखा है यहां पर y किलो जूल पर मोल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस y किलो जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की दे रखी है Z। अब 2 मोल हाइड्रोजन को तोड़ना है तो ये लिखा जाएगा प्लस 2Z किलो जूल पर मोल। क्यों ये 2 लिखा? क्योंकि यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन है ना। अब कार्बन और हाइड्रोजन जब एटॉमिक फॉर्म में आ गए, गैसियस फॉर्म में है, तो वो आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़कर और भैया क्या बना देंगे आपका मीथेन। जब मीथेन बनेगा तो मीथेन के अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 4। और भाई ये बात याद रखना, बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है, और बॉन्ड जब बनता है तब वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि यहां पर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़कर बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 4। तो ये हो जाएगा 4ECH और साइन आएगा माइनस। क्यों आएगा भैया माइनस? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है भाई। और ये पूरा जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। यानी मीथेन के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी खर्च हुई और कौन सी एनर्जी रिटर्न अपन को मिली है। तो हम फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू लिख सकते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी जो खर्च हुई हमारी, तो y किलो जूल पर मोल। फिर लिख सकते हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई वो लिख सकते हैं 2Z किलो जूल पर मोल। और यहां से 4 बार एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो साइन आएगा माइनस 4ECH। क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी मांग रहा है। मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है देखो -x, तो ये -x हो गया। y प्लस 2Z माइनस 4ECH बॉन्ड। तो एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड अगर निकालना है तो 4ECH बॉन्ड इक्वल्स टू -x इधर चला जाएगा तो y प्लस 2Z प्लस x। तो एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड हो जाएगा y प्लस 2Z प्लस x डिवाइडेड बाय CH। दैट इज योर 4, सॉरी दिस इज योर 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ध्यान से देखिए, y प्लस 2Z प्लस x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से पहले साइकिल बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि भैया हाइड्रोजन का कोई सैंपल लेना है, उसको गर्म करना है, तो उसके 4 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल से फिर से ग्राउंड लेवल में आएंगे। अब ग्राउंड लेवल पे जब आएंगे तो n बराबर 1 में भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 2 में भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 3 में भी आ सकते हैं। अब इतना आपको मालूम होना चाहिए कि n इक्वल टू अगर 1 में इलेक्ट्रॉन आए तो कहीं से भी किसी भी एनर्जी लेवल से अगर n इक्वल टू 1 में आए तो लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पाश्चन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फुंड सीरीज और फिर हम्फ्री सीरीज, ऐसे चलता रहता है। बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो वो लाइमन सीरीज है। और लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी बेटा वो होगी 2 से लेकर 1, यानी आपके इलेक्ट्रॉन को आना है कहां से कहां, 2 से 1। ये आ गया। तो अब यहां का एनर्जी गैप निकालना है, यहां का एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर पूछा हुआ है। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, अब बोल रहा है बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन। अब बाल्मर सीरीज कब बनती है, बामर सीरीज कब बनती है? बामर सीरीज तब बनती है जब किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आए 2 में। लेकिन बामर सीरीज की सेकंड लाइन बोल रहा है, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? तो 3 से 1 ये तो हो जाएगी फर्स्ट लाइन, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।
बात कर रहा है किसके लिए, सेकंड लाइन के लिए, तो सेकंड लाइन हो जाएगी 4 से लेकर आपका 2 तक। अच्छा, इस डायग्राम में आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो ये एनर्जी गैप है 1 और 2 में ज्यादा होगा, 2 और 3 में कम होगा, 3 और 4 में और कम होगा, 4 और 5 में और कम होगा। यानी जैसे जैसे रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। यानी सबसे कम एनर्जी गैप जो टॉप इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से पहले की जो लाइन आएगी उसमें सबसे कम एनर्जी गैप होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। खैर, अब यहां क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो बात तो बड़ी सिंपल है कि एनर्जी निकालने का, एनर्जी डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ई 13.6 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब इन सभी लाइंस के लिए 13.6 कॉमन हो गया, z क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो जो भी है z भी सभी के लिए कॉमन हो गया। तो डेल्टा ई किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा ई डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर, क्योंकि z कॉमन है और 13.6 कॉमन है, और ये फॉर्मूला होता है भैया आपका ईवी पर एटम में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो भैया ni हो जाएगा आपका 1 और nf हो जाएगा आपका 2। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पुट करने पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा आपका वैल्यू दैट इज योर 3 बाय, ये आ जाएगा भैया लाइमन सीरीज के लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज योर 3/4 इसको सॉल्व करने पर, है ना। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज वो कहां से लेकर कहां तक होगी, तो ni हो जाएगा 2 और nf हो जाएगा सेकेंड लाइन बोल रहा है ना, तो 4 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रख दें, यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16, ये 3/16 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में बोल रहा है थर्ड लाइन ऑफ पाशन सीरीज। नाउ पाशन सीरीज क्या होती है, लाइमन बाल्मर पाशन, पाशन यानी आपको किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां पर लाना है, n = 3 में लाना है। अब बोल रहा है थर्ड लाइन, तो 4 से 3 हो जाएगा फर्स्ट लाइन, 5 से 3 हो जाएगा सेकंड लाइन, और 6 से 3 हो जाएगा थर्ड लाइन। यानी आपका ni हो जाएगा 3 और nf हो जाएगा 6। अगर आप यहां पर पुट कर दे 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf 6 स्क्वायर, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/36, ठीक है। फिर देखें आप फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, यानी किसी भी एनर्जी लेवल से कहां पर आना है, 4 में आना है। तो 5 से 4 में आए फर्स्ट लाइन, 6 से 4 में आए सेकंड लाइन, 7 से 4 में आए थर्ड लाइन, 8 से 4 में आए तो फोर्थ लाइन। यानी फोर्थ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ni = हो जाएगा 4 और nf हो जाएगा आपका 8। और जब इसको आप रखकर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/64। ओके, तो सबसे ज्यादा 1 अपॉन ni माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर का वैल्यू कहां पर आ रहा है, लाइमन सीरीज के लिए, फिर बामर सीरीज के लिए, फिर पाशन के लिए और ब्रैकेट के लिए। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं एनर्जी गैप, ये वाली वैल्यू कम हो रही है तो एनर्जी गैप भी कम होता जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्डर यही हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का और फिर डी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और आपको कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप डायग्राम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो वहां पर भी ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि ये एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, फिर एनर्जी गैप कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, है ना। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये रहा, क्योंकि z² और 13.6 तो दोनों सभी में कॉमन रहेगा, तो एनर्जी डिपेंड करेगी 1 अपॉन ni माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर पर। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि E0 सेल वर्सेस टाइम।
का ग्राफ आपको देखना है। तो नर्स इक्वेशन होती क्या है? तो नर्स इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। अब मैं आपको बता दूं कि जो ई नॉट सेल है बेटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये तो होता है कांस्टेंट, यानी टाइम के साथ वेरी कौन करता है? ई सेल। ये टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम वेरिएबल। यानी जैसे आप कोई नया सेल लेंगे तो नया सेल लेने पर उसका जो पोटेंशियल होगा वो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। बट ये जो ई नॉट सेल है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। इस कांस्टेंट वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो आपका ई सेल आता है। तो टाइम के साथ में ई नॉट सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, मींस ई नॉट सेल विल बी कांस्टेंट। तो ऐसा आपको ग्राफ देखना है जहां पर ई नॉट सेल कांस्टेंट हो। तो आप ध्यान से इस ग्राफ में देखिए कि एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दे रखा है, वाई एक्सिस पर ई नॉट सेल दे रखा है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट बता रखी है। तो आपका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर आप देखिए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर अच्छा रिएक्शन क्या दे रखी है वो देखो। देखो रिएक्शन ये है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ये आपकी रिएक्शन है। अब जनरली फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपका इक्वेशन चलता है k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग बेस 10 R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और R0 क्या है? दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या है? वो T समय पर जो आपका रिएक्टेंट है उसकी बची हुई कंसंट्रेशन। पर यहां पर गैसियस कंडीशन दे रखी है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फिर उसके बाद में 100 मिनट के बाद में उसका फाइनल प्रेशर दे रखा है। तो एक काम करो, इसको चेंज कर दो, k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग बेस 10, इसको कर दो P0 बाय इसको कर दो PA। व्हाट इज P0? इनिशियल प्रेशर ऑफ A। व्हाट इज PA? आफ्टर टी टाइम रिमेनिंग प्रेशर ऑफ A। तो हमें PA निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए T इक्वल्स टू 0 पर इसका प्रेशर हो जाएगा P0, ये हो जाएगा 0 नाउ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 100 मिनट जो कि टाइम दे रखा है, इसमें से कुछ रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का मोल कम होगा, रिएक्टेंट का प्रेशर कम होगा, प्रोडक्ट का मोल बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा P0 में से मान लो कि इसका X प्रेशर कम होता है, तो सामने B और C का प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका X प्रेशर बढ़ेगा और C का भी X प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो आफ्टर टी टाइम टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? दैट इज योर रिमेनिंग प्रेशर ऑफ A P0 माइनस X। B का जो प्रेशर बढ़ा है वो X और C का जो प्रेशर बढ़ा है वो है X। तो टोटल प्रेशर विल बी योर P0 प्लस X। P total after 100 minute, P total is given, that is your 1.5 बार, और P0 जो है वो है 1 प्लस X। तो अगर हम सॉल्व करें यहां से तो X का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 1.5 माइनस 1, दैट इज योर ये हो जाएगा आपका 0.5 बार। ओके, ये आपका X आ गया। अब X आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो PA चाहिए। PA मींस क्या? 100 मिनट के बाद में A का प्रेशर। तो 0 समय पर प्रेशर A का P0, इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है बेटा, 1 बार हो जाएगा, ये तो 1 बार हो जाएगा। पर PA आफ्टर 100 मिनट दैट इज योर P0 माइनस X, और P0 मुझे मालूम है 1 और X भी मैंने निकाल लिया है 0.5। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 आफ्टर 100 मिनट लॉग बेस 10 1 अपॉन 1 माइनस x, x is your 0.5, so that is your k equals to 2.303 by 100
log base 10, 1 upon 0.5, that is your log 2. Log 2 is your 0.3010. So 0.3010 into 2.303 is your 0.0693 by 100. तो 0.693 by 100, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको k इक्वल्स टू 6.93 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, है ना। तो ये जवाब हो जाएगा, यानी कौन सा जवाब आ जाएगा आपका? सेकंड। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं।